हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन बगड़ी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साइंस, आज हम पढ़ेंगे साइंस यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में यहाँ से 100% आने की संभावना रहती है। साइंस, पूरी साइंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, चाहे वो रीट हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली हो पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, पूरी साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम वो ही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का परिचय। तो बायोलॉजी शब्द लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। बायोलॉजी शब्द लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया था। एग्जाम में लगभग नहीं पूछा जाता है, लेकिन लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के जनक, तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी पूछे, फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान पूछे, फादर ऑफ पादप विज्ञान, तो पादप विज्ञान या बॉटनी के जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, या फिर पूछ लेंगे द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो केरोलस लीनियस ने। किसने दी थी द्विनाम पद्धति? केरोलस लीनियस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। फिर आता है कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जाति जो है, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्गीकरण जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जाति सबसे छोटी इकाई होती है। इंग्लिश में बोलते हैं जाति को स्पीसीज। तो स्पीसीज सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे बड़ी इकाई होती है फाइलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ। तो संघ जो है, फाइलम जो है, वो सबसे बड़ी इकाई होती है और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति होती है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें तीन जगत प्रणाली। तीन जगत प्रणाली किसने दी थी? तो तीन जगत प्रणाली की यदि बात करें तो हेकल ने दी थी। एग्जाम में लगभग नहीं पूछा जाता है। चार जगत प्रणाली कोपलैंड ने, ये भी मेरे हिसाब से एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांच जगत प्रणाली किसने दी है? पांच जगत प्रणाली RH वही टेकर ने दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांच जगत प्रणाली किसने दी है? RH वही टेकर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का, आधुनिक मानव का यदि वैज्ञानिक नाम पूछे तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? शरीर का सामान्य ताप होता है डिग्री सेल्सियस में। यदि आपको पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। तीनों डाटा याद रखने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ही आवश्यकता है। तीनों डाटा याद रखने पड़ेंगे आपको। डिग्री सेल्सियस के अंदर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर और 310 केल्विन के अंदर। डॉक्टर तापमापी से मापा जाने वाला जो ताप होता है वो कितना होता है? वो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। डॉक्टर तापमापी से मापा जाने वाला ताप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं पक्षी तथा स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनके शरीर का ताप जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है।
तो इस प्रकार के जंतु जिनके शरीर का ताप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें समतापी या नियत तापी या होमोथर्मल या गर्म रुधिर तापी कहते हैं। तो पक्षी के अंदर पक्षी और स्तनधारी हम क्या है, मेमल है, स्तनधारी है, तो हमारे अंदर भी किस प्रकार का रक्त होता है, समतापी। यानी पक्षी और स्तनधारी ऐसे जंतु है जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इन्हें समतापी या नियत तापी या गर्म रुधिर तापी, इसमें या इंग्लिश में बोलते हैं होमोथर्मल, होमो में समान, थर्मल में ताप, तो समतापी। इसमें ज़्यादातर एग्जाम में हिंदी में जो वर्ड आता है वो आता है गर्म रुधिर तापी। कौन सा आता है, गर्म रुधिर तापी, यानी निम्न में से कौन से गर्म रुधिर तापी है। इंग्लिश में आ जाएंगे आपको इसका ही आपको इंग्लिश वर्ड दे देंगे, या होमोथर्मल आ जाएगा, होमोथर्मल आए या ना आए, या फिर इसको हॉट बल्ड वार्म इस तरह से नाम आ जाता है इंग्लिश में। तो गर्म रुधिर तापी नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समतापी और नियत तापी शब्द के अंदर ही आपको अर्थ पता चल जाता है, इसलिए एग्जाम के अंदर पुटअप होता है गर्म रुधिर तापी। तो गर्म रुधिर तापी पूछे तो कौन है, पक्षी और स्तनधारी। हम किस में आते हैं, स्तनधारियों में, तो हमारे अंदर भी गर्म रुधिर ताप पर होता है, यानी इस समय वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। जो एम्फीबियन जंतु है, मेंढक जो होते हैं, उनमें वातावरण के अनुसार तापमान परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने मेंढक को निकाल करके, ठंडे पानी से निकाल करके थोड़े गर्म पानी में डाल दिया, तो वह एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह उस अपने तापमान में क्या कर लेता है, उसके तापमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उस पानी के अनुसार वह अकॉर्डिंग उसके अडेप्ट हो जाएगा, उसके अनुसार अनुकूलित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तापमान, जैसे मान लीजिए कि आप मेंढक को आग में फेंक दिया तो आप सोचें कि मेंढक नहीं मरेगा, क्योंकि ये तो असमतापी है, शीत रुधिर तापी है, इसलिए इसके शरीर का तापमान है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन नहीं, इतना अधिक भी नहीं होता है कि आप उसे अग्नि में डाल दे, आग में डाल दे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेडमास्टर या सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेडमास्टर या सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि पर क्या करती है, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि क्या है, मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि पर कंट्रोल करेगा कौन, हेडमास्टर। तो ये क्या हो गया, हेडमास्टर या सर्वोच्च कमांडर। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है वो भूख, प्यास, उत्तेजना, ताप, प्यार, संभोग, घृणा, भावना, निंदा व इच्छा जैसी क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इस पर नियंत्रण कौन करता है, इस पर नियंत्रण करता है कौन, हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ताप से लेकर के पूछा जाता है, तो ताप को नियंत्रित कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा प्यास, भूख, प्यास और ताप, यहाँ से शब्द का लेता है वो। तो ये सभी याद रखना आपको, भूख, प्यास, उत्तेजना, ताप, प्यार, संभोग, घृणा, भावना, निंदा व इच्छा जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अस्थियों। ये संपूर्ण बायोलॉजी की सामान्य जानकारी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अस्थियों की संख्या की बात करें हम, तो अस्थियों की संख्या जो होती है, भ्रूण अवस्था के अंदर कितनी होती है, अस्थियों की संख्या 306 होती है। नवजात शिशु में कितनी होती है, 270 होती है। और अडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर, हमारे अंदर कितनी है, 206 हड्डियाँ हैं। और जो सबसे बड़ी अस्थि जो होती है, सबसे बड़ी हड्डी, उसका नाम क्या होता है, फीमर, जो पैर के अंदर होती है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, पैर में, जांग में होती है, नाम क्या है, फीमर। सबसे छोटी अस्थि पूछे तो मध्य कर्ण में क्या है, स्टेपिज। मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। याद रखने के लिए आपको क्रम याद रखना है, ये क्रम से होती है, क्रम याद रखना, क्रम पूछ लेता है कई बार। मध्य कर्ण में होती है 3 अस्थियां, उसका क्रम है मिस, MIS, मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। तो मध्य कर्ण में सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है। और सबसे मजबूत अस्थि देखें तो सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है, जबड़े में, कौन सी, मैंडिबल। सबसे मजबूत अस्थि कौन सी, मैंडिबल।
उसके बाद हम बात करते हैं पैर के अंदर अस्थियां कौन सी। एग्जाम में प्रश्न ऐसा ही आता है। एग्जाम में क्या आएगा प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी पैर की अस्थि नहीं है, या निम्न में से कौन सी पैर की अस्थि है, इस तरह से प्रश्न आता है। तो आप याद रखना पैर की अस्थियां ये है। पैर की अस्थियां कौन सी है, श्रोणि मेखला, इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ये है फीमर, और ये टिबिया फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल्स, ये जो है वो पैर की अस्थियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाथ की अस्थियों की, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आता है कि निम्न में से कौन सी हाथ की अस्थि है या कौन सी पैर की अस्थि है। तो हाथ की अस्थियों की बात करें तो अंश मेखला कौन सी होती है, अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये जो होती है वो कोई किसकी होती है, हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट की, यानी संधियों की, जो हड्डियों के जो संधि होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलीका संधि। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहाँ मिलेगा, ये आपको अंश मेखला और किसके मध्य मिलेगा, ह्यूमरस के मध्य मिलेगा। अंश मेखला और ह्यूमरस के मध्य आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा। हिंज जॉइंट को बोलते हैं कब्जा संधि। तो कब्जा एक तरफ ही खुलता है, तो इसी प्रकार से जहाँ से हाथ जैसे घुटने की बात करें हम, तो घुटने का जोड़ कोहनी का जोड़ है, तो ये क्या है, एक तरफ ही हो सकता है, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। और दूसरा क्या है, अंगुलियों का जोड़। तो ये तीन उदाहरण है इसके हिंज जॉइंट के, कब्जा संधि के, घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़ और अंगुलियों का जोड़। और शरीर का ये जोड़ हो गई। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ ले आपको, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो क्या हो जाएगा, लीवर होगा, है ना। बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर यानी यकृत। तो आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, लीवर होता है। हमारे शरीर के अंदर जो अंग है उनमें सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, लीवर। यदि प्रश्न आए कि सबसे बड़ा अंग होता है, त्वचा ऑप्शन में है तो त्वचा जाएगा। यदि पूछ ले आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन से है, तो वहां पे त्वचा ऑप्शन हो और लीवर हो तो कौन सा जाएगा, लीवर। तो वजन, हालांकि लगभग ऐसा ही होता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है, त्वचा ऑप्शन में नहीं आता है। 99% त्वचा ऑप्शन में नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या चला जाता है, लीवर। वजन की बात करें तो इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है लीवर का वजन। सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि, नहीं सॉरी, सबसे बड़ी एक्जोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि होती है ये, और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है लीवर। और शरीर की प्रयोगशाला भी कहा जाता है किसको, लीवर को, क्योंकि लीवर में क्या होता है, ऑर्निथिन चक्र चलता है और यूरिया का निर्माण होता है, इसलिए इसे शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। और यहाँ सबसे व्यस्त अंग होता है, लीवर क्या होता है, सबसे बिजी ऑर्गन होता है। और लीवर के अंदर पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। और बाइल जूस काम क्या करता है, बाइल जूस जो है वो वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है, वसा का पायसीकरण। और पायसीकरण का मतलब क्या होता है, पायसीकरण का मतलब होता है, पायसीकरण का मतलब क्या होता है, पायसीकरण का मतलब होता है कि क्या, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी वसा को वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देना, क्या कहलाता है आपका, वसा का पायसीकरण कहलाता है। लीवर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लीवर के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट कोशिका कहाँ पाई जाती है, लीवर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिपेटोसाइट कोशिका कहाँ होती है, लीवर के अंदर। कहाँ होती है हिपेटोसाइट कोशिका, लीवर के अंदर होती है। और लीवर के अंदर जो हिपेटोसाइट कोशिका होती है उनमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ये याद रखना, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन दोस्तों जैसे छिपकली होती है, छिपकली का पूंछ, छिपकली जो होती है अपना पूंछ डर के कारण गिरा देती है और उसके बाद दोबारा उसमें क्या आ जाता है, पूंछ आ जाता है, टेल दोबारा ग्रो करने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। तो हिपेटोसाइट सेल यदि नष्ट हो गई तो फिर से आनी शुरू हो जाती, फिर से ग्रो कर लेती है। तो इनमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है।
और जहाँ तारक का सेंट्रियोल नहीं होगा वहाँ पुनरुद्भवन नहीं मिलेगा। तो हिपेटोसाइट कोशिका में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लीवर का अध्ययन जो है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर के अध्ययन को कहते हैं हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी लीवर हो गया, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। कौन सी होती है? थायराइड, जो गले में स्थित होती है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय, और अग्नाशय को मीठी रोटी यानी स्वीट ब्रेड कहा जाता है। स्वीट ब्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वीट ब्रेड, या इंग्लिश में पेंक्रियाज कहा जाता है इसे। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हुआ कि ये बहिस्रावी की तरह भी काम करेगी और अंतःस्रावी की तरह काम भी करेगी। और वैसे एंडोक्राइन सिस्टम पर मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में होती है न्यूरॉन। और न्यूरॉन को हिंदी बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, न्यूरॉन में विभाजन व पुनरुद्भवन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन के अंदर विभाजन व पुनरुद्भवन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? तारक काय नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं होता है, तारक काय नहीं होता है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन हिपेटोसाइट, लीवर के अंदर। सबसे कम न्यूरॉन्स में होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है? तारक काय नहीं होता है। पेशियों की बात करें हम, पेशियों की संख्या की बात करें तो पेशियों की टोटल संख्या कितनी होती है? 639, जिसमें 634 युग्मित और 5 अयुग्मित। कोई जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन सबसे संख्या कितनी होती है याद रखना, 639। और सर्वाधिक कहाँ होती है? पीठ में होती है। कितनी होती है? 180 मसल्स होती है, पेशी होती है। उसके बाद हम बात करें सबसे लंबी पेशी की, तो सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सबसे लंबी पेशी का नाम है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सार्टोरियस। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। और सबसे बड़ी पेशी ग्लूटेमियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटेमियस मैक्सिमस। और सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस। सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपिडियस। कान के अंदर स्टेपिज हड्डी होती है, स्टेपिडियस मसल्स होती है। मेसेटर, जीवा टंग, मेसेटर सबसे मजबूत पेशी होती है और सबसे कठोर पदार्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। दांतों के ऊपर पाया जाता है इनेमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कठोर, और सबसे कठोर ऊतक पूछ ले तो सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? अस्थि, हड्डी। और सबसे कोमल ऊतक पूछ ले तो क्या होता है? रक्त। क्योंकि रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल। तरल के ऊपर भी मैंने, रक्त के ऊपर यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है दोस्तों, वहां पर जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी पेशी होगी, सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस, और सबसे मजबूत मेसेटर, और सबसे कठोर पदार्थ इनेमल। सबसे कठोर ऊतक अस्थि और सबसे कोमल ऊतक हो गया रक्त। पसलियों की संख्या, यदि आपको पसलियों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 24। और यदि जोड़ी पूछे तो कितनी होती है? 12 जोड़ी। और ये पसलियां जो होती है, मध्य जो एक्सिस होता है, अक्ष जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सटर्नम, या फिर उरोस्ती हिंदी में बोलते हैं, या फिर चेस्ट बोन, क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन, उससे जुड़ी रहती है। किससे रहती है ये? स्टर्नम या चेस्ट बोन से जुड़ी रहती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोस्तों क्या था हमारा इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। किससे? बायोलॉजी के सामान्य जानकारी से। ये सामान्य परिचय था, हमने संपूर्ण बायोलॉजी को यहाँ पे कवर किया था। धीरे धीरे सभी टॉपिकों को यहाँ पर हमने बात की थी, क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।